हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम रूह का सौदा एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बेडरूम के भीतर फैली खामोशी अब मन्नत की छाती पर किसी पत्थर की तरह भारी महसूस हो रही थी। फर्श पर बिखरी हुई उस सीक्रेट फाइल्स के पन्ने सुबह की मध्यम रोशनी में सफ़ेद दागों की तरह चमक रहे थे। मन्नत बिस्तर के कोने में पूरी तरह सुन्न बैठी थी। उसका दिमाग एक ऐसे चक्रवात में फंसा हुआ था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह पिछले कई हफ्तों से जिस इंसान को अपने पिता का कातिल समझकर अपने दिल में नफरत की आग को हवा दे रही थी, आज उसी इंसान ने साबित कर दिया था कि वह उसके पिता के हत्यारों को पिछले 2 सालों से नरक की सजा दे रहा था। रणविजय बिस्तर के दूसरी तरफ बैठा था। उसने अपनी शर्ट के कफ्स को नीचे किया और बिना कोई आवाज़ किए अपनी आस्तीन के बटन्स को बंद करने लगा। उसके चेहरे की वह कोल्ड और कैलकुलेटिव शांति मन्नत को अंदर तक डरा रही थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि रणविजय का यह कूल एटीट्यूड किसी आने वाले विनाशकारी तूफान का संकेत था। उसने मन्नत की बगावत को, उसकी प्रतिशोध को एक झटके में उसकी माँ और उसके पिता के अतीत के सच से कुचल कर रख दिया था। रणविजय खड़ा हुआ और भारी कदमों से चलता हुआ मन्नत के बिल्कुल करीब आया। उसका वो टॉल और मस्कुलर फिगर मन्नत के नाजुक बदन पर एक डार्क शैडो की तरह छा गया। उसने अपनी पैंट की जेब से स्मार्टफोन निकाला जहां मन्नत की कमर पर बंधे उस सोने के इलेक्ट्रॉनिक कमरबंद का ट्रैकर ग्रीन सिग्नल शो हो रहा था। तैयार हो जाओ मन्नत। रणविजय की आवाज़ बेडरूम की ठंडी हवा में किसी शार्प ब्लेड की तरह गूंजी। उसकी टोन में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन एक ऐसा कमांडिंग पावर था जिसे टालने का एहसास इस दुनिया में किसी के पास नहीं था। मैंने तुमसे कहा था कि आज सुबह मैं तुम्हें उन गुनाहगारों के सामने लेकर चलूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हिरनी जैसी बड़ी आंखें खुद देखें कि इस रणविजय सिंह शेखावत का इंसाफ कैसा होता है। मन्नत ने कांपते हुए अपनी नजरें उठाई। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसके लंबे घने काले बाल उसके कंधों से फिसलते हुए आगे की तरफ गिर रहे थे। मैं मैं वहाँ नहीं जाऊंगी रणविजय। मुझे तुम्हारी इस हिंसक दुनिया का हिस्सा नहीं बनना। तुमने उन लोगों को कैद कर रखा है, यह तुम्हारा और उनका मामला है। मुझे बस इस कमरे से बाहर जाने दो। रणविजय के चेहरे पर एक बेहद डार्क और पजेसिव स्माइल उभर आई। वह नीचे झुका और उसने मन्नत की कलाई को अपनी उंगलियों के बीच इतनी बेरहमी से भींचा कि मन्नत के मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई। उसने मन्नत का चेहरा अपने करीब खींचा। यह कोई इनविटेशन नहीं है मिसेस शेखावत, यह मेरा ऑर्डर है। रणविजय ने मन्नत के सूजे हुए और गीले होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए कहा, जहां रात की उस वाइल्ड किस की वजह से अब भी एक हल्का सा पेन महसूस हो रहा था। कल रात तुमने मेरी चाबियों को गुच्छे को छूने की जरूरत की थी। उसकी सजा यही है कि आज तुम्हें मेरे इस डार्क एम्पायर के सबसे गहरे कोने में मेरे साथ चलना होगा। रुद्र नीचे कार के साथ वेट कर रहा है। यू हैव एग्जैक्टली 10 मिनट्स। उसने मन्नत को छोड़ा और सीधे अलमारी की तरफ इशारा किया जहां एक सिंपल लेकिन क्लासिक ग्रे कलर का फॉर्मल सूट रखा हुआ था। रणविजय बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजे के बायोमेट्रिक लॉक के बंद होने की क्लिक आवाज़ एक बार फिर से कमरे में गूंज उठी। मन्नत बिस्तर पर अकेली रह गई। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वह जानती थी कि वह रणविजय के इस चक्रव्यूह में इस कदर फंस चुकी थी कि उसका हर एक मूव रणविजय के रिमोट कंट्रोल पर था। उसने भारी मन से उस ग्रे सूट को उठाया और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो कपड़ों के नीचे उसकी पतली कमर पर कसा हुआ वह सोने का कमरबंद साफ महसूस हो रहा था, जो हर पल उसकी गुलामी का एहसास करा रहा था। ठीक 10 मिनट बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और रुद्र 2 हथियारबंद गार्ड्स के साथ भीतर दाखिल हुआ। मैम, सर नीचे आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे साथ चलिए। रुद्र ने अपनी नज़रें झुकाकर बेहद प्रोफेशनल लहजे में कहा। मन्नत ने एक गहरी सांस ली और उनके पीछे चल पड़ी।
उसके पैर की सोने की भारी पायल की रुनझुन आवाज हवेली के आलीशान और सूने गलियारों में गूंजने लगी। जैसे ही वे मैंसन के निचले हिस्से में बने उस गुप्त और वीआईपी लिफ्ट के पास पहुंचे, मन्नत का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह लिफ्ट कोई नॉर्मल लिफ्ट नहीं थी। उसका एक्सेस सिर्फ रणविजय के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन से ही मुमकिन था। रणविजय पहले से ही लिफ्ट के भीतर खड़ा था। उसका ब्लैक टैक्सीडो और उसकी गहरी आंखें उस अंडरग्राउंड अंधेरे में और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने मन्नत का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींच लिया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वह बड़ी तेजी से मैंसन की गहराइयों से बने उस सीक्रेट बेसमेंट की तरफ नीचे जाने लगी। जैसे ही लिफ्ट बीप की आवाज़ के साथ खुली, मन्नत के सामने एक बिल्कुल अलग और खौफनाक दुनिया थी। वह शेखावत साम्राज्य का वह अंडरग्राउंड बेसमेंट था जिसके बारे में बाहरी दुनिया को भनक तक नहीं थी। चारों तरफ कंक्रीट की ऊंची दीवारें थीं जिन पर मध्यम पीली लाइट्स टिमटिमा रही थी। हवा में एक अजीब सी सीलन, लोहे की जंग और खून की तीखी गंध घुली हुई थी। रणविजय मन्नत को लगभग खींचते हुए उस लंबे और सन्नाटे से भरे कॉरिडोर से आगे ले जाने लगा। मन्नत के पैरों की पायल की आवाज़ उस अंडरग्राउंड टनल की दीवारों से टकराकर किसी गूंजती हुई चेतावनी की तरह लग रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक बहुत बड़ा भारी लोहे का दरवाजा था जिसके बाहर दो हैवली आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे। उन्होंने रणविजय को देखते ही सिर झुकाया और दरवाजा खोल दिया। कमरे के भीतर कदम रखते ही मन्नत के होश उड़ गए। सामने लोहे के 3 भारी पिंजरे बने हुए थे और उन पिंजरों के भीतर 3 अधेड़ उम्र के लोग जंजीरों से बंधे पड़े थे। उनके कपड़े फटे हुए थे। उनके चेहरे और शरीर पर कोड़ों और मार के गहरे नीले निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे इस कदर कमजोर और लाचार हो चुके थे कि वे अपनी आंखें भी बहुत ही मुश्किल से खोल पा रहे थे। रणविजय के कदमों की आहट सुनते ही उन तीनों ने डर के मारे कांपना शुरू कर दिया। वे पिंजरे की सलाखों के पास रेंगते हुए आए और अपने कांपते हाथों को बाहर फैला दिया। मिस्टर शेखावत, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। हमें मार डालिए, लेकिन इस नरक की सज़ा से हमें आज़ाद कर दीजिए। हम अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे शेयर्स, सब कुछ आपके नाम कर देंगे। प्लीज़ रहम कीजिए। एक बूढ़े हो चुके बोर्ड मेंबर ने गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगी। रणविजय के चेहरे पर एक क्रूर और साइकोपैथिक हंसी उभर आई। उसने मन्नत की कमर पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया और उसे उन पिंजरों के बिल्कुल सामने लाकर खड़ा कर दिया। मन्नत का पूरा शरीर इस खौफनाक मंजर को देखकर कांप रहा था। रहम, रहम। रणविजय की आवाज़ उस बेसमेंट में किसी बिजली की कड़क की तरह गूंजी। विक्रम मेहरा, तुमने और तुम्हारे इन साथियों ने जब रमेश मल्होत्रा की कार के ब्रेक्स फेल करने की साजिश रची थी, तब तुमने रहम की बात सोची थी। तुमने शेखावत इंडस्ट्रीज के उस काले घोटाले को छुपाने के लिए एक बेहद ईमानदार इंसान की जान ले ली और तुमने यह सोचा कि तुम कानून से बच जाओगे। रणविजय ने मन्नत की तरफ देखा। उसकी आंखों का जुनून इस वक्त अपने चरम पर था। मन्नत, देखो इन्हें। यह है तुम्हारे पिता के असली गुनहगार। इन्होंने तुम्हारे बचपन को छीना, तुम्हारी माँ की खुशियों को बर्बाद किया। कानून इन्हें सिर्फ चंद सालों की जेल की सजा देता, जहां ये पैसे के दम पर ऐश करते। लेकिन इस रणविजय का इंसाफ अलग है। मैंने इन्हें पिछले 2 सालों से यहाँ इस अंधेरे में बंद रखा है, जहाँ ये हर एक सेकंड अपनी मौत की दुआ मांगते हैं, लेकिन मौत भी मेरी इजाज़त के बिना इनके पास नहीं आती। मन्नत फटी आंखों से बने उन तड़पते हुए लोगों को देख रही थी। उसके भीतर अपने पिता के लिए एक गहरा दुख था, लेकिन रणविजय के इस खौफनाक और हिंसक इंसाफ को देखकर उसका पूरा वजूद सुन्न पड़ गया था। वह समझ चुकी थी कि रणविजय सिंह शेखावत कोई मामूली इंसान नहीं था। वह अपनी मोहब्बत की हिफाजत के लिए और अपनी जागीर के अतीत का बदला लेने के लिए खुद साक्षात शैतान बनने का दम रखता था। रणविजय, प्लीज़ बस करो। इन्हें यहाँ से हटाओ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मन्नत की आवाज़ बेहद धीमी और कांपती हुई निकली। वह इस दमघोटू माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रणविजय ने मन्नत के चेहरे के इस खौफ और उसकी उलझन को महसूस किया। उसने रुद्र की तरफ देखा। रुद्र, इन चूहों को वापस इनके बिल में धकेलो।
आज इनका राशन आधा कर दिया जाए। जी 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 सर, रुद्र ने तुरंत हुक्म का पालन किया। रणविजय ने मन्नत को अपनी बाहों में हवा में उठाया। मन्नत की कमर का सोने का कमरबंद और उसके पैरों की पायल इस पूरे अंडरग्राउंड बेसमेंट के सन्नाटे के बीच एक अजीब सी रुंझुन आवाज कर रहे थे। वह उसे लेकर सीधे वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ा और वे वापस ऊपर मैंसन के उस आलीशान बेडरूम के भीतर आ गए। कमरे में वापस आते ही रणविजय ने मन्नत को बिस्तर पर लिटाया। मन्नत चुपचाप बिना किसी विरोध के कम्बल को अपने ऊपर खींचकर सोफे की तरफ पीठ करके लेट गई। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से थक चुका था। वह रणविजय से नफरत करना चाहती थी, लेकिन उसके इस रूप को देखकर उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी अनजानी कश्मकश पैदा हो रही थी। जो शख्स उसकी आज़ादी का सबसे बड़ा कातिल था, वही आज उसके पिता के हत्यारों को नरक की सजा देकर उसके सम्मान की रक्षा कर रहा था। रणविजय उसके बगल में बैठ गया। उसने मन्नत के लंबे काले बालों को सहलाया और उसके कान के पास अपनी भारी आवाज़ में फुसफुसाया, तुम मुझसे चाहे जितनी नफरत कर लो मन्नत, लेकिन तुम्हारा यह वजूद, तुम्हारी यह हर एक सांस अब हमेशा के लिए इस रणविजय के साए में ही महफूज रहेगी। तुम मेरी हो, मेरी सबसे डार्क ऑब्सेशन। अगले 2 हफ्ते शेखावत मैंसन के भीतर एक अजीब से शांत और ठंडे माहौल में गुजरे। मन्नत ने भागने या बगावत करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी हर एक चाल रणविजय के डिजिटल स्क्रीन पर लाइव ट्रैक हो रही थी। लेकिन उसकी इस खामोशी ने रणविजय को अंदर ही अंदर तड़पाना शुरू कर दिया था। वह जब भी ऑफिस से लौटता मन्नत को अपने सीने से चिपका लेता, लेकिन मन्नत का शरीर किसी बेजान मूर्ति की तरह रहता। इसी बीच शेखावत इंडस्ट्रीज के कॉर्पोरेट साम्राज्य में एक नया और खतरनाक मोड़ आने वाला था। अविनाश सिंघानिया तो बर्बाद हो चुका था, लेकिन उसका एक अंडरग्राउंड बिजनेस एसोसिएट्स और शहर का एक बेहद रसूखदार माफिया किंग जयवर्धन सिंघानिया, जो अविनाश का बड़ा भाई था, अब इस खेल में एंट्री करने वाला था। उसे अपने भाई की बर्बादी और सिंघानिया ग्रुप्स के टेकओवर का बदला रणविजय से लेना था, और वह जानता था कि रणविजय को घुटनों पर लाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मन्नत मल्होत्रा शेखावत। एक शाम जब रणविजय अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा नए प्रोजेक्ट की फाइल्स रिव्यू कर रहा था, रुद्र बेहद गंभीर चेहरे के साथ भीतर दाखिल हुआ। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। रणविजय ने अपनी गहरी आंखें उठाई। क्या बात है रुद्र? सर, जयवर्धन सिंघानिया शहर वापस आ चुका है। उसने हमारे दिल्ली वाले सर्वर रूम के कुछ गार्ड्स को ब्राइब करके मन्नत मैम की उस एम प्रोजेक्ट वाली फाइल का कुछ डेटा एक्सेस कर लिया है। उसे पता चल चुका है कि मन्नत मैम की माँ सुमित्रा जी इस वक्त किस सेफ हाउस और हॉस्पिटल में है। वह रणविजय सिंह शेखावत को कॉरपोरेट मार्केट में पूरी तरह से क्रैश करने के लिए मन्नत मैम के अतीत का इस्तेमाल मीडिया के सामने करने की प्लानिंग कर रहा है। रुद्र ने पूरी रिपोर्ट दी। यह सुनते ही रणविजय की आंखों से एक भयानक और हिंसक और डरावना पागलपन दौड़ गया। उसकी मुट्ठी इतनी बेरहमी से भीज गई कि उसकी हथेली की वह चोट दोबारा सुलग उठी। जयवर्धन सिंघानिया, उसने मेरी जागीर पर हाथ डालने की कोशिश की है। रुद्र, मैंसन की सिक्योरिटी को तुरंत डबल करो। रणविजय की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि केविन का तापमान पल भर में गिर गया। मन्नत के उस इलेक्ट्रॉनिक्स कमरबंद के सेंसर्स को हर सेकेंड रीचेक करो। अगर जयवर्धन की परछाई भी मेरे मैंसन या मन्नत के इर्द गिर्द दिखाई दी तो उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि सिंघानिया खानदान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। रणविजय अपनी लेदर की कुर्सी से उठा और सीधे मैंसन की तरफ निकल पड़ा। उसे एहसास हो चुका था कि मन्नत अब इस कॉरपोरेट और अंडरग्राउंड वॉर के बीचों बीच आ चुकी है, और उसके दुश्मन मन्नत का इस्तेमाल उसे पूरी तरह तबाह करने के लिए करने वाले थे। इस विचार ने उसके भीतर के पॉजिटिवनेस को एक नए खौफनाक और डेंजरस लेवल पर पहुंचा दिया था। वह मन्नत को अपनी नज़रों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देना चाहता था। जब वह मैंसन पहुंचा तो रात के करीब 11 बज चुके थे। पूरे मैंसन में सन्नाटा था। रणविजय तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने बेडरूम के पास पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, कमरे के भीतर का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। मन्नत बिस्तर पर बैठी अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी। चांद की ठंडी रोशनी खिड़की से होती हुई उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी।
जिससे उसके गालों पर आंसुओं के निशान साफ चमक रहे थे। रणविजय का सारा गुस्सा, उसका वह कारपोरेट किंग वाला हिंसक रूप मन्नत के इस शांत और बेबस वजूद को देखते ही पल भर में मोम की तरह पिघल गया। वह बेहद धीमी कदमों से उसके पास पहुंचा और बिस्तर पर उसके बगल में बैठ गया। उसने मन्नत के हाथ से उस तस्वीर को लिया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। उसने मन्नत की पतली कमर में अपना हाथ डाला, जहां कपड़ों के नीचे वह भारी सोने का कमरबंद उसकी उंगलियों से टकराया। तुम फिर से रो रही हो मन्नत? रणविजय ने मन्नत के चेहरे को अपने करीब खींचते हुए पूछा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मादकता और पजेसिवनेस थी। मन्नत ने अपनी नज़रें उसकी आंखों में गड़ा दी। रणविजय, तुम्हारा यह साम्राज्य, तुम्हारी यह ताकत सिर्फ खून और नफरत पर खड़ी है। तुम अपनी इस दुनिया में मुझे चाहे जितना बांध लो, लेकिन बाहर के दुश्मन तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देंगे। मुझे पता है कि बाहर कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रणविजय के होठों पर एक डरावनी साइकोपैथिक स्माइल उभर आई। उसने मन्नत की ठुंडी को अपनी उंगलियों के बीच भींचा। तूफान? मन्नत, इस रणविजय सिंह शेखावत के सामने बड़े बड़े तूफान अपना रास्ता बदल लेते हैं, और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम सिर्फ मेरी हो। दुनिया का कोई भी दुश्मन, चाहे वह जयवर्धन सिंघानिया हो या कोई और हो, तुम्हारी परछाई को छूने का दम नहीं रखता। तुम्हारी यह दुनिया अब सिर्फ और सिर्फ मेरे इस साए के भीतर सुरक्षित है। उसने मन्नत को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर झुक गया। मन्नत के लंबे काले बाल पूरे मखमली गद्दे पर बिखर गए। रणविजय ने अपना चेहरा नीचे झुकाया। वह कोई नॉर्मल किस नहीं थी। उसके होंठ मन्नत के कांपते हुए ऊपरी होंठ पर जम गए। उसने अपने निचले होंठ से मन्नत के निचले होंठों को नीचे की तरफ हल्का सा दबाया और अपनी जीभ की नोक को मन्नत के होठों के कोने पर धीरे से फेरते हुए उसकी बंद पंखुड़ियों को खोलने का प्रेशर बनाया। जैसे ही मन्नत ने सांस लेने के लिए अपने होठों को जरा सा खोला, रणविजय ने अपनी गर्म जीभ को मन्नत के मुंह के भीतर गहराई तक लिया। उसकी जीभ मन्नत की कोमल और कांपती हुई जीभ से टकराई और उसे अपने घेरे में पूरी तरह लपेटने लगी। मन्नत का पूरा शरीर इस तीखे और गहरे स्पर्श से चूर्ण पड़ गया। उसके पैर की सोने की भारी पायल और उसकी कमर की चैन बिस्तर के गद्दे से रगड़ खाकर तीखी रुनझुन आवाज करने लगी। रणविजय ने मन्नत के निचले होठों को अपने दांतों के बीच हल्का सा भींचा, फिर उसे छोड़ते हुए मन्नत के ऊपरी होंठ को तेजी से सख्त करने लगा। मन्नत की सांसें उखड़ने लगी थी। उसका दिल उसकी छाती के भीतर किसी पंछी की तरह फड़फड़ा रहा था। रणविजय की जीभ मन्नत के मुंह के ऊपरी हिस्से को छूते हुए उसकी हर एक सांस को अपने भीतर खींच रही थी। उसने मन्नत के लंबे काले बालों के भीतर अपनी उंगलियों को कसकर फंसा लिया था, जिससे मन्नत का सिर पूरी तरह उसकी गिरफ्त में लॉक हो चुका था। वह मन्नत के दोनों होठों को एक साथ अपने मुंह के भीतर भरकर धीरे धीरे खींच रहा था, जिससे उनके बीच लार की एक महीन और गर्म लकीर बन रही थी। मन्नत ने अपने हाथ रणविजय के कंधों पर कस दिए थे। उसकी उंगलियां उसके सूट के कपड़ों को नोच रही थी, लेकिन वह खुद को इस दीवानगी से अलग नहीं कर पा रही थी। काफी देर तक मन्नत के मुंह के भीतर अपनी जीभ का पूरा अधिकार जताने के बाद रणविजय ने धीरे धीरे अपने होठों को मन्नत के होठों से अलग किया। दोनों की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। मन्नत के होठ लाल और पूरी तरह गीले हो चुके थे, जिन पर रणविजय के दांतों के हल्के निशान उभर आए थे। रणविजय ने मन्नत को अपने सीने से कसकर चिपका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। मन्नत नींद के आगोश में जाने लगी थी। बेडरूम के भीतर पसरा हुआ वह सन्नाटा सुबह की पहली किरण के साथ और भी ज़्यादा सफोकेटिंग महसूस होने लगा। मन्नत बिस्तर के कोने में पूरी तरह स्टिल लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें सिर्फ एक गहरा सूनापन था। रात भर रणविजय के फौलादी सीने से चिपके रहने के बाद भी उसका शरीर किसी ठंडी बर्फ की तरह बेजान लग रहा था। उसकी कमर पर बंधा वह भारी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट चैन और उसके पैरों की भारी एंकलेट जब भी आपस में रगड़ खाते, कमरे के सन्नाटे में एक तीखी मेटेलिक आवाज़ गूंज उठती, जो मन्नत को हर पल उसकी बेबसी की याद दिलाती थी। रणविजय बिस्तर से उठ चुका था। वह अपने आईने के सामने खड़ा होकर अपनी 3-पीस सूट की जैकेट को रीएडजस्ट कर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था, कोल्ड और कैलकुलेटिव लग रहा था। जयवर्धन सिंघानिया की वापसी की खबर ने उसके भीतर के पॉजिटिव किंग को और भी ज़्यादा अलर्ट कर दिया था। वह जानता था कि सिंघानिया एम्पायर का असली
सिंघानिया एम्पायर का असली मास्टरमाइंड अविनाश नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई जयवर्धन है, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपनी क्रूरता और अंडरग्राउंड कनेक्शन के लिए जाना जाता था। रणविजय ने आईने के जरिए बिस्तर पर बैठी मन्नत को देखा। उसके घुटनों तक लंबे घने काले बाल उसके नाजुक कंधों से फिसलते हुए बिस्तर पर बिखरे पड़े थे। वह अपनी पिच कलर की अनारकली कुर्ती के कोनों को अपनी उंगलियों में भींच रही थी। रणविजय भारी सदे हुए कदमों से चलता हुआ बिस्तर के पास आया और मन्नत के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। मन्नत। रणविजय की आवाज़ बेडरूम की ठंडी हवा में किसी शार्प कमांड की तरह गूंजी। आज से इस मैंसन की सिक्योरिटी ग्रिड को पूरी तरह प्रोग्राम किया जा रहा है। रुद्र और उसकी स्पेशल टीम 24 घंटे तुम्हारे इस वीआईपी कॉरिडोर के बाहर मुस्तैद रहेगी। तुम इस कमरे की दहलीज से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। मन्नत ने अपनी हिरनी जैसी बड़ी आंखें उठाई और सीधे उसकी गहरी ब्लैक आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि एक बेहद कड़वा सेचुरेशन था। तुम्हारी यह सिक्योरिटी मेरे लिए नहीं है रणविजय, यह तुम्हारी अपनी इनसिक्योरिटी है। तुम अपनी इस डिजिटल वीडियो और गार्ड्स के दम पर मेरे जिस्म पर तो पूरा कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन बाहर जो तूफान आ रहा है वह तुम्हारी इस पूरी कॉरपोरेट किंगडम को हिलाकर रख देगा। जयवर्धन सिंघानिया तुम्हारी कमजोरी को अच्छी तरह जानता है। रणविजय के तीखे जबड़े भींच गए। मन्नत के मुंह से जयवर्धन सिंघानिया का नाम सुनना उसके ईगो पर एक बहुत बड़ा डेंट था। उसने झटके से मन्नत की नाजुक ठुंडी को अपनी मजबूत उंगलियों के बीच लॉक कर दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मन्नत की सांसें कुछ पलों के लिए रुक गई, लेकिन अब उसने अपना चेहरा पीछे नहीं हटाया। कमजोरी? रणविजय ने मन्नत के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर अपनी भारी और डेंजरस आवाज में कहा। मन्नत मल्होत्रा शेखावत, तुम इस रणविजय सिंह शेखावत की कमजोरी नहीं हो। तुम मेरी वो प्रॉपर्टी हो जिसे छूने का ख्याल भी अगर किसी के दिमाग में आया तो उसका पूरा वजूद इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। जयवर्धन सिंघानिया को लगता है कि वह मन्नत के अतीत का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। उसे यह नहीं पता कि जो चीज़ मेरी है उसकी तरफ आंख उठाने वाले की डिस्ट्रक्शन स्क्रिप्ट में बहुत पहले लिख चुका होता हूँ। उसने मन्नत को बिस्तर पर पीछे धकेला और झटके से अपना स्मार्टफोन निकाला, जहां मन्नत की कमर के कमरबंद का लाइव डिजिटल सिग्नल्स स्टेबल शो हो रहा था। उसने रुद्र को सीधे लाइन पर लिया। रुद्र, शेखावत इंडस्ट्रीज के मेन गेट से लेकर मन्नत के कॉरिडोर तक हर एक इंच पर इंफ्रारेड सेंसर्स एक्टिव होना चाहिए। अगर जयवर्धन की टीम का कोई भी इनसाइडर या आउटसाइडर हवेली के 500 मीटर के रेडियस में भी ट्रैक हुआ तो उसे सीधे बेसमेंट में शिफ्ट कर देना। जी सर, अरेंजमेंट्स पूरे हो चुके हैं। दूसरी तरफ से रुद्र ने अपनी सख्त और प्रोफेशनल आवाज़ में कंफर्म किया। रणविजय ने फ़ोन जेब में रखा, मन्नत की तरफ एक आखिरी पॉजिटिव लुक दिया और कमरे का भारी दरवाज़ा बाहर से लॉक करके निकल गया। बायोमेट्रिक लॉक के बंद होने की बीप आवाज़ के साथ ही मन्नत बिस्तर पर सिमट गई। वह जानती थी कि वह एक ऐसे डेंजरस गेम के बीचों बीच खड़ी थी, जहां एक तरफ उसका जल्लाद था जो उसका प्रोटेक्टर भी था, और दूसरी तरफ उसके पिता के हत्यारे का भाई जो उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। दोपहर के करीब 2 बज चुके थे। मन्नत कमरे के भीतर अपनी माँ की पुरानी तस्वीरों को देख रही थी। जब दाई माँ लंच की थाली लेकर कमरे के भीतर दाखिल हुई, दाई माँ के चेहरे पर एक अजीब सा तनाव और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने थाली को साइड टेबल पर रखा और मन्नत के पास आकर बैठ गई। छोटी बहू, पूरे मैंसन का माहौल बहुत अजीब हो चुका है, दाई माँ ने अपनी आवाज़ को बेहद धीमा करते हुए कहा। मैंने नीचे रुद्र को अपनी टीम से बात करते हुए सुना है। जयवर्धन सिंघानिया ने दिल्ली के उस प्राइवेट हॉस्पिटल के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मीडिया हाउस को लीक कर दिए हैं, जहां सुमित्रा जी एडमिट हैं। वह साबित करना चाहता है कि रणविजय बाबा ने सुमित्रा जी के इलाज के बहाने तुम्हें ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके इस मैंसन में कैद कर रखा है। अगर यह खबर लीक हुई तो शेखावत इंडस्ट्रीज़ के ग्लोबल शेयर्स पूरी तरह क्रैश हो सकते हैं। मन्नत का दिल यह सुनकर जोर से धड़कने लगा। जयवर्धन सिंघानिया मेरी माँ के मेडिकल ट्रैक का इस्तेमाल मीडिया स्कैंडल बनाने के लिए कर रहा है। इसका मतलब उसकी माँ की प्राइवेसी और उनकी नाजुक जान एक बार फिर इस कॉरपोरेट वॉर का मोहरा बनने वाली थी। मन्नत का स्वाभिमान उसे कह रहा था कि रणविजय का यह एम्पायर अगर तबाह होता है तो होने दे,
क्योंकि उसने मन्नत को बहुत गहरे जख्म दिए थे, लेकिन साथ ही उसे इस बात का एहसास था कि अगर शेखावत साम्राज्य कमजोर हुआ तो सबसे पहला हमला उसकी बीमार माँ पर ही होगा। दाई माँ, क्या रणविजय को इस मीडिया लीक के बारे में पता है? मन्नत ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। बाबा सुबह से ही अपनी पीआर टीम और लीगल एडवाइजर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग्स में बिजी हैं। छोटी बहू, वे इस खबर को टीवी और सोशल मीडिया पर आने से पहले ही ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जयवर्धन सिंघानिया बहुत शातिर है। उसने सीधे इंटरनेशनल प्रेस को टारगेट किया है। दाई माँ ने पूरी सिचुएशन साफ की। मन्नत ने एक गहरी सांस ली। वह समझ चुकी थी कि रणविजय के अपने ही घर और बिजनेस वर्ल्ड में जो जंग चल रही है उसकी धुरी वह खुद थी। वह चुपचाप बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी, जहां मैंसन के लॉन में ब्लैक एसयूवी गाड़ियों और हथियारबंद गार्ड्स का एक पूरा काफिला लगातार पेट्रोलिंग कर रहा था। उधर शेखावत इंडस्ट्रीज के आलीशान फर्श से छत तक ऊंचे कांच के कैबिन में रणविजय इस वक्त साक्षात एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह बैठा था। उसके सामने शहर के सबसे बड़े लीगल एक्सपर्ट्स, मीडिया मैनेजर्स और रुद्र खड़े थे, जिनके हाथों से पसीना लगातार टपक रहा था। कैबिन के भीतर की स्क्रीन पर कुछ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के डमी फुटेज चल रहे थे, जिन्हें जयवर्धन सिंघानिया ने अपनी सीक्रेट एजेंसीज के जरिए ब्रॉडकास्ट करने की प्लानिंग की थी। सर, जयवर्धन ने यह पूरा स्कैंडल इस तरह डिज़ाइन किया है कि मन्नत मैम को एक विक्टिम की तरह दिखाया जाए और आपकी इमेज को एक क्रूर किडनैपर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अगर यह नेशनल टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हो गया तो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमसे अपना सारा फंड वापस खींच लेंगे। चीफ पीआर मैनेजर ने डरते हुए पूरी रिपोर्ट सबमिट की। रणविजय ने अपनी बड़ी सी लेदर की कुर्सी से उठकर सीधे उस कांच की खिड़की की तरफ कदम बढ़ाए, जहां से पूरा शहर नीचे रेंगता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर छाई वह कोल्ड क्रूरता इस वक्त अपने चरम पर थी। उसकी दाहिनी हथेली की सफ़ेद पट्टी, जो कल रात की कसमकस में दोबारा सुलग उठी थी, उसकी उंगलियों के भयानक दबाव की वजह से फिर से लाल हो रही थी। जयवर्धन सिंघानिया, रणविजय की आवाज़ इतनी और गहरी थी कि केविन की हवा पल भर में जम गई। उसे लगता है कि वह मीडिया के इन दो कौड़ी के कैमरों और फेक न्यूज के दम पर रणविजय सिंह शेखावत को कारपोरेट मार्केट में क्रैश कर देगा। उसे यह नहीं पता कि मन्नत मेरी वो जागीर है, मेरी वो रूह है जिसे छूने की कोशिश करने वाले के पूरे वजूद को मैं इस इंडस्ट्री से हमेशा के लिए डिलीट कर सकता हूँ। उसने रुद्र की तरफ देखा। उसकी आंखों का वह हिंसक पागलपन पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल लग रहा था। रुद्र, सिंघानिया ग्रुप्स के जितने भी बचे कुचे अंडरग्राउंड एसेट्स हैं, उन्हें आज रात ही सीज करो। जयवर्धन ने जिन मीडिया हाउसेस को यह फंड ट्रांसफ़र किया है, उनके मालिकों को सीधे लीगल नोटिस भेजो कि अगर एक भी शब्द मन्नत मल्होत्रा शेखावत के नाम का टीवी पर फ्लैश हुआ तो कल सुबह उनकी कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और जयवर्धन, उसे मेरे सामने लेकर आओ। आज रात उसका खेल हमेशा के लिए ओवर होना चाहिए। जी सर। ऑपरेशंस चालू कर दिए गए हैं। रुद्र ने सिर झुकाया और अपनी टीम के साथ कैबिन से बाहर निकल गया। रात के करीब 11 बज चुके थे जब रणविजय का गाड़ियों का काफिला वापस शेखावत मैंसन की तरफ बढ़ा। मैंसन के भीतर चारों तरफ एक डार्क और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। रणविजय तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ अपने बेडरूम के पास पहुंचा। उसने जैसे ही दरवाजे का बायोमेट्रिक लॉक ओपन किया और कमरे के भीतर कदम रखा, वहां का नज़ारा देखकर उसके भारी कदम वहीं रुक गए। मन्नत बिस्तर पर नहीं थी, वह खिड़की के पास फर्श पर ही घुटनों के बल बैठी हुई थी। चांद की ठंडी रोशनी उसके मासूम चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसके सूजे हुए होंठ और उसके गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशान साफ चमक रहे थे। उसके घुटनों तक लंबे काले बाल फर्श पर इस तरह बिखरे पड़े थे मानो कोई काला साया हो। रणविजय का सारा गुस्सा, उसका वह कॉर्पोरेट किंग वाला सख्त रूप मन्नत के शांत और बेबस वजूद को देखते ही पल भर में मोम की तरह पिघल गया। वह
वह बेहद धीमे सधे हुए कदमों से, ताकि उसके जूतों की आवाज़ से मन्नत की नींद ना टूटे, उसके पास पहुंचा। वह फर्श पर उसके बिल्कुल करीब बैठ गया। उसने अपनी पट्टी बंधी हथेली से बेहद कोमलता से मन्नत के गाल को छुआ और फिर उसे अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। मन्नत के पैर की सोने की पायल की हल्की सी रुनझुन आवाज़ कमरे में गूंजी। नींद के आगोश में होने के बावजूद मन्नत ने रणविजय की उस जानी पहचानी खुशबू, मस्क कॉलोन और सिगरेट के धुएं का हल्का सा मिश्रण को महसूस किया और उसने अनजाने में ही अपना सिर रणविजय के मजबूत कंधों पर टिका दिया। रणविजय को इस वक्त ऐसा लगा मानो उसकी पूरी दुनिया उसकी बाहों में सिमट आई हो। उसकी छाती में एक अजीब सा गहरा और पजेसिव सुकून फैल गया। उसने मन्नत को बिस्तर पर बेहद सावधानी से लेटाया और उसके ऊपर मखमली कम्बल उड़ा दिया। वह खुद उसके बगल में लेट गया और झटके से उसे खींचकर अपने सीने से पूरी तरह चिपका लिया। मन्नत ने नींद में ही थोड़ा सा छटपटाने और पीछे हटने का विरोध किया, लेकिन रणविजय की पकड़ इतनी पक्की थी कि वह उसके साये से बाहर नहीं निकल सकी। रणविजय ने मन्नत के चेहरे पर बिखरी बालों की लटों को पीछे किया और अपना चेहरा उसके और करीब झुकाया। इस बार उसकी अप्रोच में एक अलग तरह की जिद और इंटेंस पजेसिवनेस थी। उसने मन्नत की ठुंडी को अपनी उंगलियों में थोड़ा सा टिल्ट किया और अपने गर्म होठ सीधे मन्नत के ऊपरी होठ के किनारे पर रख दिए। उसका यह मूव इतना सडन और पैशनेट था कि मन्नत की नींद पल भर में उड़ गई। वह पीछे हटना चाहती थी, लेकिन रणविजय का हाथ उसकी पीठ को दबाए हुए था। रणविजय ने मन्नत के दोनों होठों को एक साथ अपनी कस्टडी में ले लिया और अपनी उंगलियों को उसके घने लंबे बालों में कसकर फंसा दिया। उसने मन्नत के निचले होठ को अपने दांतों के बीच बेहद हल्के से होल्ड किया, जिससे मन्नत के मुंह से एक दबी हुई सिसकी निकली। जैसे ही मन्नत ने सांस लेने के लिए अपने होठों को हल्का सा खोला, रणविजय ने इस मोमेंट को और गहरा करते हुए अपनी गर्म जीभ को मन्नत के मुंह के भीतर स्लाइड कर दिया। उसकी जीभ मन्नत की कांपती हुई जीभ को पूरी तरह से डोमिनेट करने लगी, मानो वह उसके भीतर की सारी नफरत और उसकी सांसों को अपने नाम कर लेना चाहता हो। मन्नत के पैर की पायल और उसकी कमर की वेस्ट चैन बिस्तर की चादर से रगड़ खाकर एक मध्यम खनक पैदा कर रहे थे, जो कमरे के सन्नाटे में उनकी इस क्लोजनेस को और ज़्यादा हाईलाइट कर रही थी। रणविजय मन्नत के ऊपरी होठ को छोड़ता तो उसके निचले होठ को पूरी गहराई से सक करने लगता। उनकी लार मिलकर उनके होठों के कोनों से बहती हुई मन्नत की गर्दन पर एक पतली गर्म लकीर बना रही थी। मन्नत ने घबरा कर रणविजय के कंधों को अपने हाथों से पकड़ लिया। उनकी उंगलियां उसके अरमानी सूट के फैब्रिक को क्रश कर रही थी, लेकिन वह रणविजय के इस नए अनप्रेडिक्टेबल और वाइल्ड किसिंग स्टाइल के सामने पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। रणविजय ने तब तक अपने होठों को मन्नत के मुंह से अलग नहीं किया जब तक कि मन्नत की सांसें पूरी तरह उखड़ने नहीं लगी। जब रणविजय ने धीरे धीरे अपने होंठ हटाए तो मन्नत के होंठ पूरी तरह से सूज चुके थे और गीले होकर सुर्ख लाल लग रहे थे। दोनों की हैवी ब्रीदिंग कमरे की खामोशी को चीर रही थी। रणविजय ने मन्नत के आंसुओं से भीगे मदहोश चेहरे को देखा और उसे दोबारा अपने सीने से कसकर चिपका लिया, मानो वह यह डिक्लेयर कर रहा हो कि इस दुनिया की कोई भी ताकत मन्नत को उससे अलग नहीं कर सकती। मन्नत नींद के गहरे आगोश में जाने लगी थी, अनजान इस बात से कि जो मीडिया लीक आज हुआ था वह उसके आने वाले कल के तूफानों की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी। जयवर्धन सिंघानिया किस चाल के बाद रणविजय का यह पागलपन उसे किस मोड़ पर ले जाएगा, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन शेखावत साम्राज्य का यह किंग अब अपनी जागीर की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ग्रैंड हयात के उस विशाल बॉलरूम के भीतर कॉर्पोरेट जगत के रसूखदार लोगों की चहल पहल अपनी चरम पर थी। क्रिस्टल के बड़े बड़े झाड़ फानुसों ने छन कर आ रही थी। लाइट्स पूरे हॉल को एक रॉयल लुक दे रही थी। शेखावत इंडस्ट्रीज और सिंघानिया ग्रुप्स के इस फाइनल टेकओवर को कवर करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे। पूरा हॉल इस वक्त देश के सबसे बड़े बिजनेस मर्जर का गवाह बनने के लिए तैयार खड़ा था। रणविजय सिंह शेखावत मुख्य पोडियम के पास खड़ा था। उसका 6 फीट 2 इंच का टॉल और मस्कुलर फिगर उस पूरे क्राउड को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा था। ब्लैक टस्कीडो, पूरी तरह सेट किए हुए बाल और उसकी आंखों की कोल्ड कैलकुलेटिव शांति इस बात का सबूत थी कि वह इस कॉर्पोरेट किंगडम का इकलौता बादशाह है। उसके चेहरे पर कल रात की उस वायलेंट थॉट्स का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसके
ठीक पीछे खड़ा रुद्र और उसके 50 हथियारबंद पर्सनल सिक्योरिटी कमांडोज पूरे वॉलरूम को हाई अलर्ट पर खड़े हुए थे। रणविजय जैसे ही मर्जर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के लिए आगे बढ़ा, तभी हॉल के विशाल दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। पूरे वॉलरूम में पल भर में एक सन्नाटा पसर गया। मीडिया के कैमरों के लेंस और फ्लैश लाइट्स झटके से इंटेंस की तरफ घूम गए। सामने जयवर्धन सिंघानिया अपने 8 चुनिंदा बाउंसरों और अपनी पूरी लीगल टीम के साथ पूरे रौब और घमंड के साथ भीतर दाखिल हो रहा था। उसके चेहरे पर एक बेहद क्रूर और सार्कास्टिक स्माइल थी, जो साफ बयां कर रही थी कि वह रणविजय को पूरी तरह से बिजनेस मार्केट में तबाह करने का कोई आखिरी और अचूक मोहरा लेकर आया था। स्टॉप इट मिस्टर शेखावत। जयवर्धन की आवाज़ पूरे हॉल में किसी गूंजती हुई चेतावनी की तरह फैली। इस मर्जर के डॉक्यूमेंट्स पर अपनी पेन चलाने से पहले इस पूरी दुनिया को और इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शेखावत इंडस्ट्रीज़ का यह सो कॉल्ड किंग अपनी इस क्वीन पीआर इमेज के पीछे कौन सा डार्क गेम खेल रहा है। जयवर्धन ने अपनी लीगल टीम की तरफ इशारा किया, जिसने बिना कोई वक्त गवाए वॉलरूम के मेन प्रोजेक्टर की स्क्रीन को अपने सीक्रेट साइबर सोर्स से सिंक करके ऑन कर दिया। स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स फ्लैश हुए, उन्हें देखकर पूरे हॉल में मौजूद शेयर्स होल्डर्स और बोर्ड मेंबर्स के होश उड़ गए। वह मन्नत मल्होत्रा के पिता रमेश मल्होत्रा की कार के ब्रेक्स फेल होने की वही पुरानी ऑफिशियल एक्सीडेंट रिपोर्ट थी, जिस पर रणविजय के दिग्वंत पिता और खुद रणविजय के डिजिटल दस्तखत थे। लेकिन जयवर्धन ने उस रिपोर्ट को अपनी साइबर टीम के जरिए इस तरह से मास्टर किया था कि रमेश मल्होत्रा के मर्डर का असली मास्टरमाइंड खुद रणविजय सिंह शेखावत दिखाई दे रहा था। यह है इस शेखावत साम्राज्य का असली और घिनौना सच। जयवर्धन ने चिल्लाते हुए मीडिया के कैमरों की तरफ अपने हाथ फैलाए। रणविजय ने अपने पिता के पुराने फाइनेंशियल स्कैम को छुपाने के लिए एक बेहद ईमानदार अकाउंटेंट रमेश मल्होत्रा को रास्ता से हटा दिया, और आज उसी रमेश मल्होत्रा की मासूम बेटी मन्नत मल्होत्रा को इसने अपने मैंसन में जबरदस्ती एक कैदी की तरह लॉक करके रखा हुआ है। उसकी मां को दिल्ली के हॉस्पिटल में ब्लैकमेल करके वेंटिलेटर पर रखा गया है, ताकि मन्नत इसके इस क्राइम के खिलाफ कभी कोर्ट ना जा सके। क्या ऐसे क्रिमिनल और साइकोपैथ के साथ आप लोग अपना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड इन्वेस्ट करेंगे? यह सुनते ही पूरे ग्रैंड वॉलरूम में एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपनी कुर्सियों से खड़े होकर वापस आपस में कानाफूसी करने लगे। मीडिया के कैमरों के फ्लैश रणविजय के चेहरे पर पागलों की तरह चमकने लगे और जर्नलिस्ट पोडियम की तरफ बढ़ने लगे। मिस्टर शेखावत, क्या ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है? क्या आपने मन्नत मल्होत्रा के पिता का मर्डर करवाया? रणविजय जी, क्या मन्नत मल्होत्रा इस वक्त आपकी शेखावत मैंसन में आपकी कैदी हैं? सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन रणविजय अपनी जगह पर एक फौलादी चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा। उसके चेहरे की वह कोल्ड और डरावनी शांति पल भर के लिए भी नहीं डिगी। उसने अपनी गहरी ब्लैक आंखों को थोड़ा सा सिकोड़ा और सीधे जयवर्धन सिंघानिया के चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त जो हिंसा को जालने वाला रिफ्लेक्शन था, उसे देखकर जयवर्धन के पर्सनल गार्ड्स भी अनजाने में अलर्ट मोड पर आ गए। रणविजय पोडियम से नीचे उतरा। उसके इटालियन जूतों की थाप उस बड़े हॉल के संगमरमर पर किसी आने वाले कयामत की तरह गूंज रही थी। वह भारी सदे हुए कदमों से चलता हुआ सीधे जयवर्धन सिंघानिया के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच का फासला बेहद कम था और पूरे वॉलरूम का तापमान जैसे पल भर में शून्य से नीचे गिर चुका था। जयवर्धन सिंघानिया। रणविजय की आवाज़ पोडियम के माइक के बिना भी पूरे हॉल के कोने कोने में साफ सुनाई दी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी, सार्फ और कोल्ड थी कि जयवर्धन के चेहरे का घमंड पल भर में उड़ने लगा। तुमने शेखावत साम्राज्य पर आंख उठाने की जरूरत की, वह मैं होल्ड कर गया। तुमने मेरी कंपनी के ग्लोबल शेयर्स को क्रैश करने का खेल खेला, वो भी मैंने न्यूट्रलाइज कर लिया। लेकिन तुमने आज पूरी दुनिया के सामने मन्नत मल्होत्रा शेखावत का नाम उछालने की जो सबसे बड़ी भूल की है, उसकी कीमत तुम्हें अपनी इस पूरी सल्तनत और अपनी आखिरी सांस देकर चुकानी होगी। उसने अपनी पैंट की जेब से अपना स्मार्टफोन निकाला और स्क्रीन को ऑन करके सीधे जयवर्धन के चेहरे के सामने कर दिया। स्क्रीन पर जयवर्धन के उस सीक्रेट अंडरग्राउंड सेफ हाउस और उसके
मेन सर्वर रूम्स का लाइव फुटेज चल रहा था, जिसे रुद्र और उसकी स्पेशल कमांडो टीम ने पिछले 10 मिनट के भीतर पूरी तरह से घेर कर अपने कब्जे में ले लिया था। जयवर्धन के सारे वफादार हैकर्स और गार्ड्स इस वक्त जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और उनके सिर पर रुद्र की गन तनी हुई थी। तुम्हें क्या लगा था जयवर्धन? रणविजय के होठों पर एक बेहद डरावनी साइकोपैथिक स्माइल उभर आई कि तुम मेरे दिल्ली वाले सर्वर रूम के चूहों को ब्राइब करके ये मार्फ्ड डॉक्यूमेंट्स लगाओगे और मैं चुप रहूंगा। यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यह पूरी इन्वेस्टर्स मीटिंग खुद मैंने इस तरह डिज़ाइन की थी ताकि मैं तुम्हारे इस सारे फेक सबूतों के साथ इस पूरे मीडिया के सामने रंगे हाथों ट्रैप कर सकूं। रुद्र, ऑपरेशन क्लीन स्वीप करो। रुद्र, ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू करो। रणविजय के हुक्म देते ही हॉल के सारे एग्जिट डोर्स झटके से खुले और शेखावत इंडस्ट्रीज की हेड सिक्योरिटी के 50 हथियारबंद कमांडोज ने पूरे हॉल को अपने घेरे में लिया। जयवर्धन सिंघानिया के 8 बाउंसरों को पल भर में जमीन पर पटक दिया गया और उनके हाथों से वेपन्स छीन लिए गए। पूरे इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। रणविजय ने मीडिया के कैमरों की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक असीमित ताकत और धमक थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जयवर्धन सिंघानिया ने जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए हैं उनकी ओरिजिनल क्लोजर रिपोर्ट और रमेश मल्होत्रा के असली कातिलों का कॉन्फेसेशन वीडियो शेखावत इंडस्ट्रीज की लीगल टीम अगले 5 मिनट में सुप्रीम कोर्ट और साइबर सेल की वेबसाइट पर ऑफिशियली तौर पर अपलोड कर रही है। रमेश मल्होत्रा के हत्यारे पिछले 2 सालों से मेरे अंडरग्राउंड बेसमेंट में अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं और जयवर्धन, आज रात से तुम भी उसी नरक का हिस्सा बनने वाले हो। उसने रुद्र की तरफ इशारा किया। इसे यहीं छोड़ दो। सिंघानिया ग्रुप्स के जितने भी बचे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आज रात ही शेखावत साम्राज्य का ऑफिशियल हिस्सा बना दिया जाए। इस शहर में सिंघानिया नाम का कोई भी वजूद कल सुबह होने से पहले मिट जाना चाहिए। जी सर, काम हो जाएगा। रुद्र ने जयवर्धन की कलाई को मरोड़ते हुए उसे लॉक कर दिया और गार्ड्स उसे घसीटते हुए हॉल से बाहर ले गए। रणविजय ने अपने सूट के बटन ठीक किए, इन्वेस्टर्स की तरफ देखा जिन्होंने डर और सम्मान के मारे अपने सिर झुका लिए थे, और फिर वह बिना एक पल गवाए सीधे हॉल से बाहर अपनी रोल्स रॉयल की तरफ बढ़ गया। उसका दिमाग इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोलेबल पॉजिटिवनेस से भरा हुआ था। उसे भनक लग चुकी थी कि मन्नत को इस मीडिया स्कैंडल के बारे में पता चल चुका होगा और वह उसे इस मैंसन के भीतर एक सेकंड के लिए भी अपनी नज़रों से दूर नहीं छोड़ना चाहता था। कार बड़ी तेजी से शेखावत मैंसन की तरफ बढ़ रही थी। रात का अंधेरा पूरे शहर पर अपना पैर पसार चुका था, लेकिन रणविजय की आंखों का वह जुनूनी तूफान अब अपने सबसे खतरनाक और फाइनल लेवल पर पहुंचने वाला था। जब रणविजय मैंसन पहुंचा तो सीढ़ियां चढ़ते हुए उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। उसने जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोला, मन्नत खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक टैबलेट था जिस पर वह इस पूरी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस का ड्रामा देख चुकी थी। उसके चेहरे पर खौफ और शौक के मिले जुले एक्सप्रेशंस थे। रणविजय ने अपना कोट उतारा और उसे सोफे पर फेंकते हुए मन्नत की तरफ बढ़ा। मन्नत ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर की पायल और उसकी कमर की वेस्ट चैन की तीखी खनक ने पूरे बेडरूम के सन्नाटे को तोड़ दिया। रणविजय ने झटके से मन्नत की पतली कमर को अपने मजबूत हाथों के बीच भींच लिया और उसे धीरे से बिस्तर की तरफ धकेल दिया। मन्नत के लंबे घने काले बाल मखमली चादर पर फैल गए। तुमने देखा मन्नत? रणविजय की आवाज में एक अजीब सा नशा और गहरा पॉजिटिवनेस था। जयवर्धन सिंघानिया ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका पूरा एम्पायर क्रैश कर दिया। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मन्नत की सांसें तेज चल रही थी। तुम एक मॉन्स्टर हो रणविजय। रणविजय के होठों पर एक बेहद खूबसूरत लेकिन जुनूनी मुस्कान उभर आई। उसने मन्नत के चेहरे को दोनों हथेलियों में फ्रेम किया। उसकी गहरी काली आंखें सीधे मन्नत के कांपते हुए गुलाबी होठों पर टिक गई। उसने बिना कोई वक्त गवाए अपना चेहरा थोड़ा झुकाया और अपने होंठ बहुत ही सॉफ्टली मन्नत के होठों पर रख दिए। यह कोई जबरदस्ती भरा हमला नहीं था,
बल्कि एक बेहद गहरा और मदहोश कर देने वाला स्पर्श था। रणविजय ने मन्नत के निचले होठों को अपनी उंगलियों से हल्का सा दबाया और उसकी जीभ की कोमल नोक को मन्नत के होठों की दरार पर फेरते हुए उसकी बंद पंखुड़ियों को खोलने का एक पैशनेट रास्ता बनाया। जैसे ही मन्नत ने गहरी सांस के साथ अपने होंठ खोले, रणविजय ने अपनी गर्म जीभ को मन्नत के मुंह के भीतर गहराई तक स्लाइड कर दिया। उसकी जीभ मन्नत की कोमल जीभ से टकराई और उसे एक मीठे घेरे में लपेट कर धीरे धीरे सक करने लगी। मन्नत के पूरे वजूद में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसका हाथ रणविजय के चौड़े कंधों पर कस गया। रणविजय ने मन्नत के ऊपरी होंठ को अपने होठों के बीच लिया और उसे पूरी शिद्दत से चूमने लगा, मानो वह उसकी सारी नफरत को अपने भीतर सोख लेना चाहता हो। मोमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा, रणविजय ने अपने होठों को मन्नत के होठों से थोड़ा अलग किया और अपनी गर्म सांसों को मन्नत के गालों पर छोड़ते हुए नीचे की तरफ बढ़ा। उसकी उंगलियां मन्नत के रेशमी बालों को सहला रही थी। रणविजय ने मन्नत की नाजुक गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसने मन्नत की गर्दन की गोरी त्वचा पर अपनी जीभ से एक हल्की गीली लकीर बनाई और फिर वहां बेहद कोमलता के साथ लवाइट दी। मन्नत के मुंह से एक दबी हुई मदहोश कर देने वाली सिसकी निकली। रणविजय ने अपनी उंगलियों को मन्नत की वेस्ट चैन के ऊपर फेरा, जिसकी हल्की सी खनक बिस्तर की मखमली चादर से रगड़ खाकर गूंज उठी। वह मन्नत की गर्दन और कॉलर बोन के नाजुक हिस्से को अपने होठों से चूमते हुए उसे लगातार अपनी दीवानगी का एहसास करा रहा था। मन्नत अपनी आंखें बंद किए हुए इस गहरे पैशनेट नशे में पूरी तरह खो चुकी थी। उसका सारा रेजिस्टेंस इस स्लो बर्न लव मेकिंग के सामने पूरी तरह से पिघल चुका था। काफ़ी देर तक मन्नत के वजूद पर अपनी मोहब्बत का मुकम्मल हक जताने के बाद रणविजय ने खुद को थोड़ा सा पीछे खींचा। दोनों की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। मन्नत के होंठ पूरी तरह से भीगे हुए और गहरे लाल लग रहे थे और उसकी गर्दन पर रणविजय के होठों का सुर्ख निशान साफ चमक रहा था। रणविजय ने मन्नत को कम्बल उड़ाया और खुद उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों के मजबूत घेरे में समेट लिया। मन्नत नींद के आगोश में जाने लगी थी, अनजान इस बात से कि जयवर्धन सिंघानिया की बर्बादी के बाद रणविजय का यह पजेसिवनेस अब एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था जहां मन्नत की हर एक सांस पर सिर्फ और सिर्फ रणविजय सिंह शेखावत का अडिग पहरा था। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।